नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये सुर्खियां क्यों चर्चा में हैं, इन्हें किसने प्रस्तुत किया और इनके पीछे के कारण और उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही हम इन सुर्खियों के जिन आयामों पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उन्हें भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वो जीआई टैग से लिया हुआ है। देखते हैं जीआई टैग के अंतर्गत क्या क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला। हमें देखेंगे किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला। उसके बाद जीआई टैग क्या होता है और ये काला जीरा चावल किसके लिए प्रसिद्ध है, इससे क्या लाभ है, काला जीरा चावल का आकार क्या है और हाल ही में क्या और किसी राज्य की जीआई टैग मिला क्या, इन सभी आयामों पर हम देखेंगे। ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला, किस राज्य के, तो उड़ीसा के कोरापुट काला जीरा चावल को। कौन सी, कोरापुट जिले के। जीआई टैग का मतलब क्या होता है, जीआई का टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। जब किसी वस्तु की पहचान उसके स्थान विशेष से होता है तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की श्रेणी में आ जाता है। जैसे चाय पूरे भारत की हर क्षेत्र पर लगभग पैदा होता है, लेकिन अगर मैं दार्जिलिंग की चाय नाम लूंगा तो इससे आप पश्चिम बंगाल के एक क्षेत्र का नाम याद आएगा। मतलब वहाँ का जो चाय है ना वो दार्जिलिंग के नाम से फेमस है, तो वो स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसे हर सामान का अगर स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है तो वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की श्रेणी में आ जाता है। अब बात करें कि कोरापुट का काला जीरा चावल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह काले रंग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये चावल काले रंग का होता है, असाधारण सुगंध और स्वादिष्ट स्वाद और मनभावना बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इसके क्या क्या लाभ है, तो यह याददाश्त में सुधार करने के लिए भी लाभ होता है और मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। इसका आकार कैसा होता है, यह धनिये के आकार का होता है और इसे इसे उड़ीसा में चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। और हाल ही में क्या जीआई टैग से संबंधित और कोई क्वेश्चन आया क्या, तो जी हाँ, अभी तमिलनाडु राज्य में सलेम जिले ने अपने साबूदाना उत्पादन के लिए जीआई टैग प्राप्त किया। अगर जीआई टैग की बात करें कि सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य में, तो सर्वाधिक कर्नाटक में, द्वितीय स्थान पे तमिलनाडु और तृतीय स्थान पे किसको है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन और समारोह से लिया हुआ है। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हम ये समझेंगे भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, भारत ड्रोन शक्ति 2023 क्या है और कब किया गया, यह किसके द्वारा किया गया। जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। कब किया गया, 25 और 26 सितंबर को किया गया। यह किसके द्वारा किया गया, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय ड्रोन शक्ति क्या है, तो देखो भारत में ड्रोन उद्योग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। मतलब एक एज ए प्रदर्शनी के रूप में आप कह सकते हो। तो अब समझते हैं क्या है। भारत ड्रोन उद्योग की पूरी क्षमता के साथ 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा, जिसमें सर्वेक्षण ड्रोन मतलब सभी प्रकार के ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा, जैसे सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन और लॉजिस्टिक ड्रोन। अब बात करते हैं कि ये ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक गैर सरकारी उद्योग आधारित निकाय है। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल पे क्या क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन क्या होता है। ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसके बाद किसको नियुक्त किया गया, ठीक है, कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया, और इस जो ई स्पोर्ट फेडरेशन है इसमें भारत के द्वारा कोई पदक जीता गया क्या। तो देखो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन क्या है, तो यह एक वैश्विक संगठन है जो इलेक्ट्रॉनिक खेलों को बढ़ावा देने और बेहतर देने के लिए कार्य करता है। देखो जब भी किसी भी वर्ड के नाम के ई लग जाए ना तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ई गवर्नेंस, ई स्पोर्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट से संबंधित है, जैसे कंप्यूटर गेम, मोबाइल गेम और कंसोल गेम। अब बात करते हैं इसके सदस्य के रूप में पहले भारतीय किसको नियुक्त किया गया, तो लोकेश सिजी को। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कब से कब, तो अभी 28 अगस्त को इससे बैठक हुआ था, उसी दौरान इनको नियुक्त किया गया। तो 28 अगस्त 2023 से लेकर 3 वर्ष 2026 तक रहेंगे। अगर आप बात करो कि ई स्पोर्ट में क्या भारत के द्वारा कोई पदक जीता गया क्या, तो जी हाँ, पिछले वर्ष ही भारतीय ई स्पोर्ट दल ने पिछले वर्ष ई स्पोर्ट्सशिप चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। मतलब इसके पहले अभी तक कोई पदक नहीं जीता गया था। अगर बात करें कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना, तो इसकी स्थापना 2008 में बुसान दक्षिण कोरिया में हुई थी।
अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो दक्षिण कोरिया के ही राजधानी सियोल में स्थित है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है और वो विविध का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं है, लेकिन अभी नए कुछ ऐसे हो जाते हैं घटनाक्रम जिनको हमको देखना पड़ता है ध्यान से, और ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो हमें समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन सा शहर है जो स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया? ऐसा शहर जो स्वयं को ही दिवालिया घोषित कर दिया। तो हमें देखेंगे कौन सा शहर है और दिवालिया का अर्थ क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, और ये जो शहर है ये क्यों अपने आप को किया है। तो ऐसा कौन सा शहर है जो खुद को दिवालिया घोषित कर दिया? तो वो बर्मिंघम है। बर्मिंघम ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दिवालिया का अर्थ क्या होता है? दिवालिया अगर हो जाए तो मतलब क्या हो जाएगा? तो देखो, जब शहर के पास अपने कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है। उसके पास पर्याप्त धन क्यों नहीं है, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो, या तो उस राज्य में आर्थिक मंदी आया हो, या प्राकृतिक कोई आपदा आया हो, या तो जो प्रशासन उसका कोई गलत मैनेजमेंट हो, सही से पैसे का यूटिलाइज ना करे, तो जाहिर सी बात है पैसे की कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके प्रभाव ये होंगे, जाहिर सी बात है आर्थिक की कमी तो हुई है, लेकिन आर्थिक की ज़रूरत कम नहीं हुआ है, क्योंकि ज़रूरत तो बढ़ेगा ही। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, ऐसे तमाम गवर्नमेंट क्षेत्र हैं जहाँ पे जो नए काम होते हैं उनको रोक दिया जाता है। जहाँ पे नया पैसा लग रहा है उसको रोक दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर फिर भी पैसे की पूरी नहीं हो पाता तो जो गवर्नमेंट संपत्ति है उनको बिक्री कर दिया जाता है। अगर फिर भी कंप्लीट नहीं होता तो कर में भी बढ़ाया जाता है, मतलब टैक्स को बढ़ाकर पैसे वसूला जाता है और फिर उसी पैसे से काम किया जाता है और धीरे धीरे उस दिवालिया हुआ शहर को अपने पटरी पे लाया जाता है। अब बात करें कि बर्मिंघम को ऐसा क्यों किया गया। तो बर्मिंघम में देखो, पहला कारण ये है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से वार्षिक बजट दिया गया उसमें कमी कर दिया गया। उसके बाद शहर की आय कम हो गया। ओवरऑल ये है कि वो उसको चलाने के लिए पैसा नहीं रहा, इसकी वजह से वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। किससे? सैन्य अभ्यास से। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया? कौन सा कमान ने? पश्चिमी कमान। देखो, भारत में अलग अलग कमान है, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान, उत्तरी कमान, उत्तर मध्य कमान, दक्षिणी कमान, ऐसे ऐसे अलग अलग कमान है। तो किसके द्वारा भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान द्वारा मेगा शो का प्रशिक्षण किया गया? तो हमें देखेंगे कि यह कौन सा अभ्यास था और यह कब किया जाएगा, यह कब हुआ, और यह कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और वायुसेना की बात है तो जाहिर सी बात है इसमें जो वायुसेना के विमान हैं वो शामिल होंगे, और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण प्रारंभ किया? कौन सा अभ्यास? त्रिशूल अभ्यास। ये कब किया जाएगा? 4 से 14 सितंबर तक। अभी ये कल तक हुआ। ये कहाँ पे किया जाएगा? तो पश्चिमी क्षेत्र। देखो, पश्चिमी क्षेत्र में जाहिर सी बात है पश्चिमी क्षेत्र में ही होगा। तो पश्चिमी क्षेत्र लेह से लेकर लद्दाख का लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक। समझ में आया इसमें कितने कितने लोग इसमें शामिल होंगे इस अभ्यास में? तो 70,000 सैनिक इसमें शामिल होंगे। 70,000 सैनिक ही शामिल होंगे कि इसके अलावा भी कुछ और कुछ शामिल होगा? इसके अलावा इसमें राफेल मिराज 2000 और Su-30M के जैसे विभिन्न लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। बात करें इसका उद्देश्य क्या है। देखो, जितनी भी ये सेनाएं होती हैं इनको बीच बीच में इनकी तैयारियों का आकलन किया जाता है कि इनकी तैयारी सही चल रही कि नहीं। इनका उद्देश्य पहला तो तैयारियों को परीक्षण करना, और इसके साथ साथ वर्तमान जटिलता, मतलब कभी अपने आप को समझ में आता है कि वर्तमान स्थिति में क्या जटिलता है और उसको देखते हुए उच्च स्तर का समन्वय और तैयारी को शामिल करना, मतलब उसको देखते हुए आने वाले समय को हमारा क्या मैनेजमेंट होगा, इन सभी आयामों को ध्यान से देखा जाता है और उसको सुधार किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपने अपनों जैसा पढ़ाई करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।